हेलो बच्चों, ये है हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9th की मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये है हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हर एक नंबर का अपना एक सिंबल होता है। जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया था, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, वैसे ही बच्चों रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल क्यू से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अब पहले नेचुरल नंबर समझ लें। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहाँ पे p और q ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी, यानी फ्रैक्शन के तरीके से अगर इसको लिखा जा सकता हो। जरूरी नहीं कि बच्चों नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, अगर उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं तब भी वो एक रेशनल नंबर है। जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं 0 लिखा हुआ है, तो हम 0 को आसानी से 0/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा एक रेशनल नंबर। हम बात करते हैं 3/5, ये ऑलरेडी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। 10/17, ये भी ऑलरेडी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ऊपर p की वैल्यू क्या है 10, q की वैल्यू है 17, ये भी एक क्या होगा फिर रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं 2.4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों 2.4 ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो 2.4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10। अब 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 ही आएगा, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है एक रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लेते हैं -8, तो इसे हम -8/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा एक क्या होगा रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे √7 की, तो √7 को बच्चों आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप सोच रहे होंगे इसको भी हम /1 लिख दें, बट यहाँ पे नहीं। इसको /1 लिखने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो नंबर है ये इंटीजर नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कंडीशन क्या है कि ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, p और q दोनों ही हमारे इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम √7/1 लिखें तो ये √7 ये तो इंटीजर नहीं है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रूट वाले नंबर्स इंटीजर नहीं होते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे ही बच्चों जो हमारा पाई है ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। अब कुछ बच्चे कहेंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7 सर, तो ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। अगर हम यहाँ पे बात करें, केवल लिखा है इस तरह से 22/7, तो ये रेशनल है, लेकिन पाई रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पे एक नंबर होता है एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू होती है 1 + 1/2 प्लस ऐसे आगे बढ़ता जाता है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कैलकुलेट करने पर 2 पॉइंट समथिंग आती है। ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये भी इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो पाई, ई, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, और जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो है हमारे रेशनल नंबर। आई होप कि अब आपको रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हो सकता है अगर आप भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसका क्लासिफिकेशन देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
क्लासिफिकेशन ऑफ इस रेशनल नंबर को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों अगर रेशनल नंबर के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे कुछ नंबर ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन कुछ नंबर ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेशनल नंबर को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक तो जो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, दूसरे जो नहीं लिखे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हम तीन तरीके से रेशनल नंबर हमको दिखेंगे। पहला जो बिल्कुल होल नंबर की तरह दिख रहे होंगे या इंटीजर की तरह दिख रहे होंगे, इंटीजर्स की तरह जो बिल्कुल दिख रहे होंगे, जैसे 1 2 3 0 -1 -2, ये सभी क्या है, इंटीजर्स भी हैं और रेशनल नंबर्स भी हैं। तो 0 1 -1 2 -2 3 ... ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं। आगे आप इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन जानते हैं, होल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और इसका दूसरे जो नंबर्स दिखेंगे वो होंगे डेसिमल टाइप के, डेसिमल नंबर्स। ये सिंपली जैसे 2.4 हो गया, 0.19, 3.47, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ... ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हो सकता है डेसिमल की तरह रेशनल नंबर लिखा हो, तो ये डेसिमल वाले और ये जो इंटीजर टाइप होते हैं ये सभी रेशनल नंबर है। और नेक्स्ट जो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, या उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रेशनल नंबर देखें तो फ्रैक्शन, जो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, जैसे हम 3/5, 7/19, 2/8। बच्चों ये सब हमारी फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन और इंटीजर्स, इन सभी को मिला के हमारा रेशनल नंबर बनता है। आई होप कि अब आपको रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों यहाँ पे पिछली क्लास में आपने फ्रैक्शन के भी कई टाइप्स पढ़े होंगे, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो वो भी एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें जो फ्रैक्शंस आते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला होता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर। नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। हमारा अगला है फिफ्थ प्रॉपर फ्रैक्शन। सिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेवेंथ मिक्स्ड फ्रैक्शन। and the last one, eighth, is equivalent fraction.
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों ये टोटल 8 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, क्लास 8th या 7th में। यहाँ पे एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। दे हैव सेम डिनोमिनेटर। जैसे हम बात करें 3/5, 8/5, 11/5, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। या कुछ और एग्जांपल्स देख लें। ये सारे के सारे तीनों के तीनों ही हमारे लाइक फ्रैक्शन हैं। यहाँ पे हम 2/7, 8/7, 15/7, ये भी तीनों हमारे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। जिन भी जिन भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों ही नंबर की डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। इन तीनों ही नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, इसको भी हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इसका जस्ट रिवर्स होता है बच्चों। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो या सेम ना हो उसी को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। डोंट हैव सेम डिनोमिनेटर, या इसे कहें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे लिखा है 3/5 और 2/7। आप देख सकते हैं कि ये है 2/5, इसका डिनोमिनेटर 5 है, जबकि ये 3/5 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, जबकि ये 2/7 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है। डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो आई होप कि आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन विद सेम न्यूमिनेटर की बात करें बच्चों, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर सेम हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन विद सेम न्यूमिनेटर। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल्स की बात करें तो 2/5, 2/11, 2/13, 2/15, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिन भी फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर सेम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन विद सेम न्यूमिनेटर या सेम न्यूमिनेटर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में ऐसे फ्रैक्शन जिसका भी न्यूमिनेटर 1 हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, मान लेते हैं जैसे 1/7, 1/8, 1/15, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसका भी न्यूमिनेटर 1 होगा, 1/17। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस हमारे क्या हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जिसका भी न्यूमिनेटर 1 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। तो आई होप कि ये चारों टाइप के अभी फ्रैक्शन आपको समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमिनेटर से, उन फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, लिख दिया हमने 3/8, 5/6, 13/17, 18/35। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3/8, यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है जबकि न्यूमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 5/6, 6 5 से बड़ा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 13/17, यहाँ हमारा 17 डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो जाए। जैसे लिख देते हैं 15/2, 17/12,
15/7, तो यहाँ पे आप देखें 15/2, 15 बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर हमारा बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 17/12 हमारा 17 बड़ा हुआ 12 से, न्यूमिनेटर यानी बड़ा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दो और बचे, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं, आप चाहे तो नोट कर लें। तो बच्चों देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हमारा 7th है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों जैसे यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम 3 में 8 का डिवीज़न अगर करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवीज़न करें तो हमारा जो कोसेंट है वो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही दूसरे तरीके से जो मेथड है लिखने का, उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हम बात करें, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो अगर आप 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये डिवीज़न डायरेक्ट नहीं होगा, आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 जाएगा, तो 8 3 जा 24, आप आंसर देखिए 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोसेंट आएगा 2 7 जा 14, और यहाँ पे डिनोमिनेटर बचेगा 1। तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम डिवीज़न कर सकते हैं, जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 7 होल, यहाँ पे जो नंबर आता है इसको हम बोलते हैं कोसेंट, 7 होल इसको बोलते हैं रिमाइंडर, R बाई, यहाँ रिमाइंडर है 1 और ये 2 नीचे चला जाएगा। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जहाँ पे एक नंबर होल में है, बाकी आगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आई होप कि अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप इसे लिखना नहीं सीख पाए तो इसे इस तरह से लिखा जाता है, मान लेते हैं हम एक नंबर ए में बी का डिवीज़न करते हैं, कोसेंट क्यू आता है और यहाँ पे रिमाइंडर आर बचता है। ये जो अंदर नंबर है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, बाहर है ये बी, इसको हम बोलते हैं डिवीज़र। इसी को ऐसे लिखा जाता है ए बाई बी। ये जो नीचे वाला नंबर होता है यानी डिनोमिनेटर, उसी को बोलते हैं डिवीज़र, और जो न्यूमिनेटर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो हम डिविडेंड को जब डिवीज़र से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो नंबर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट, यहाँ पे जो आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाता है, क्यू होल आर बाई बी, आर बाई बी। और इस तरीके से जो भी फ्रैक्शन लिखे होते हैं उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर इसी को ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया जाए तो हम उसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन केवल लिखने के अलग अलग मेथड हैं, बस दोनों की वैल्यू कई बार सेम ही होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें 17/12 की, 17/12, यहाँ पे 17 ऊपर है, न्यूमिनेटर है, तो ये डिविडेंड बन जाएगा, और 12 नीचे है तो ये डिवीज़र बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 1 जाएगा, 12 1 जो 12, यहाँ पे बचेगा 5। तो यहाँ पे हमारा कोसेंट हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 5, डिविडेंड हो गया 17 और डिवीज़र हो गया 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 होल, कोसेंट यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर 5 अपॉन 12, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर ये 17/12 लिखा है ये है इम्प्रॉपर, जबकि ये इस तरीके से लिखा है तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
आई होप कि अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या बच्चों इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऐसे फ्रैक्शन जिनको अगर हम सिंप्लीफाई करें और उसकी वैल्यू सेम आए, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 6/8 और नेक्स्ट है 15/20। हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, एक 6/8, दूसरा 15/20। अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई करें, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे अगर हम इसे 2 से कट करें तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो इसकी वैल्यू आई 3/4। यहीं अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यहाँ भी इसकी वैल्यू 3/4 आई। दोनों ही फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वैल्यू सेम आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं, या इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 32/40, नेक्स्ट है हमारा 48/60। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर हम इसे कट करें तो 4 से 4 8 जा 32 एंड 4 10 जा। इसे अगर हम 2 से और कट करें तो 2 4 जा और 2 5 जा, तो इसका आंसर आया 4/5। यहीं अगर इसको हम कट करें तो देखते हैं, ये वो 4 से 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 5 जा। आगे इसको और छोटा करते हैं, 3 4 जा 3 5 जा। यहाँ भी देखें 4/5 आ रहा है और यहाँ भी 4/5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं ये दो फ्रैक्शन 32/40 और 48/60 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो आई होप कि अब आपको सारे टाइप के फ्रैक्शंस समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। हमने तो ये देख लिया कि रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे हैं वो रेशनल नंबर, या जिसको लिख सकते हैं वो भी हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। उसका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि किस तरीके से हमें रेशनल नंबर देख सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में या होल नंबर इंटीजर के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में। और हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं कि उन रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमें कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं। जैसे मान लेते हैं हमें दिया गया है 2/5, दूसरा हमें एक नंबर दिया गया है 1/8, हमें एक और नंबर दिया गया है 2/3। इन 3 नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली आपको पता है कि जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसमें डिवीज़न कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को
डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, देखते क्या आता है। यहाँ पे बच्चों आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहले हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 0 पॉइंट। तो डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे हम एक 0 ले सकते हैं। अब आसानी से बाहर जाएगा, 5 4 जा 20, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 2/5, इसकी वैल्यू आ गई 0.4। नेक्स्ट देखते हैं 1/8। यहाँ पे 1 को हमें 8 से डिवीज़न करना है। तो यहाँ भी डिवीज़न नहीं होगा डायरेक्ट, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा पहले 0 पॉइंट। तो पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 आसानी से ले सकते हैं। आप ध्यान रहे कि कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ज़रूरत होती है एक से ज़्यादा 0 एक ही बार में ले लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा हमें 0 लेना होता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमें 18 दिया होता, अगर हमें 18 दिया है तो यहाँ एक 0 लेने के बाद भी डिवीज़न नहीं होगा। अब आप दूसरा 0 डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते, आपको पहले यहाँ पे एक 0 बढ़ाना होगा, तभी आप यहाँ पे एक और 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं। तो अभी ये 8 है, देखते हैं। अब यहाँ पे 1 बार जाएगा, तो 1 और यहाँ पे 8 आ गया। 10 - 8 ये 2 हो जाएगा। डेसिमल लगाए तो एक 0 हम आसानी से ले सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 बार जाएगा, 8 2 जा 16, ये बचेगा 4। 20 - 16 4, एक और 0 हम ले सकते हैं, 8 5 जा 40। डिनोमिनेटर 0 हो गया, और जैसे डिनोमिनेटर 0 हुआ तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1/8 = 0.125। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 2/3। अब 2/3 को कैसे लिखेंगे हम? 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, पहले तो डेसिमल लेके जाते हैं क्योंकि बाहर नहीं जाएगा। अब डेसिमल लगाने के बाद हम आसानी से एक 0 ले सकते हैं। 3 6 जा 18, 20 - 18 2, 3 6 जा, यहाँ पे आगे एक और 0 हम ले सकते हैं। 3 6 जा फिर से 18, फिर से 2 आ गया, फिर एक 0 ले सकते हैं, फिर 6 जा, फिर 18, फिर से 2 आ जाएगा। ये बच्चों आप देखो 2 बार बार आ रहा है, रिमाइंडर में 2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा क्योंकि हर बार 6 ही जाएगा। यहाँ पे 18 आएगा और 20 - 18 हमेशा 2 ही बचेगा, फिर से वही 20 18 और हमारा फिर से बार 6 हो जाएगा। तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा 0.66666, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ये नीचे बढ़ता जाएगा 2 2 2 2 रिमाइंडर आता जाएगा, और उसे हम फिर से आगे करेंगे तो फिर से वो बार 6 जाएगा, इधर 18 आएगा, फिर से 2 बच जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम समझ सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं जब भी उनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है तो वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स जो आप देखो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद ये खत्म हो जा रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जबकि दूसरे टाइप के नंबर्स जैसे 2/3 ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 0.666 बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर फ्रैक्शंस को या रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी रिमाइंडर है उसका 0 हो जाता है, लेकिन एक ऐसे टाइप के होते हैं जिनमें एक डिजिट बार बार रिपीट करती है, या कोई पेयर ऑफ डिजिट, जैसे यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, आगे ऐसे कुछ और नंबर रिपीट हो सकता है, या हो सकता है 2 डिजिट साथ में रिपीट कर रहे हो। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिपीटिंग नंबर, और ये जो नंबर खत्म हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारी ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। जबकि यहाँ पे आप देखो तो ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग रेशनल नंबर।
एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे दिया गया है 3/16, 1/7 और 2/9। ये नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 3 को 16 से करते हैं, 3 को 16 से डिवाइड करना है हमें। यहाँ पे 3 में हम 16 का डिवीज़न नहीं कर सकते, तो पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट डेसिमल लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हम यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं 0 के बाद एक डेसिमल लगा रहे हैं। तो कई बार बच्चों को ऐसी कन्फ्यूज़न होती है कि सर क्या हम डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगा सकते। कई बार यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख दें डेसिमल, यहाँ पे हम डेसिमल ऐसे डायरेक्ट लगा दें, 0 ना लगाएं तो क्या होगा? तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहाँ पे हम डेसिमल के पहले 0 इसलिए लगा देते हैं ताकि जब कोई टीचर चेक कर रहा हो तो उसे लगे कि यहाँ पे ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसके बाद डेसिमल हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे डेसिमल लगा देते हैं और उसके बाद आप कोई डिजिट लिखते हैं, कई बार ये डेसिमल क्या होता है कि गायब हो जाता है। अब डेसिमल का पता ही नहीं चलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आप 0 लगा के लिखते हैं तो कोसेंट में 0 आना ये डायरेक्ट नहीं आ सकता, हो सकता है उसके बाद डेसिमल लगाया हो और डेसिमल ना दिख रहा हो, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल लगाते हैं। आप लगाए या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। हम चाहे 0.32 लिखें या 0.32 लिखें, दोनों ही हमारे लिए मैथ में सेम नंबर हैं। इसे रफ कर दें। तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा रहे। अब देखिए बार 1 जाएगा, 16, 30 - 16, 10 - 6 ये 4 हो जाएगा, 2 - 1 1। एक और 0 ले सकते हैं हम, बार कितना जाएगा? 8 जा 128, 10 - 8 2, 3 - 2 1। एक और 0 हम ले सकते हैं, 7 जा 112, 10 - 2 8। आगे एक और 0 ले सकते हैं हम, 5 जा 80। रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो ये डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो गया। तो ये हमारा बच्चों कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, यानी 3/16 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.1875। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 1/7। 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होगा तो हम डेसिमल लगा देते हैं और यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। 7 1 जा 7, ये 3 बच जाएगा, एक 0 ले सकते हैं हम। 7 3 4 जा 28, यहाँ पे 2 बचेगा, एक और 0 ले सकते हैं हम। 7 2 जा 14, यहाँ पे 10 - 4 ये 6 बचेगा, एक 0 ले सकते हैं हम। 7 8 जा 56, 4 बचेगा, एक 0 ले सकते हैं हम। 7 5 जा, आगे 0, यहाँ 5 बचेगा, एक और 0 ले सकते हैं हम। 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे बच्चों बचा 1, रिमाइंडर में यहाँ पे 1 बचा, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और इसके साथ एक और 0 आ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। आगे हम फिर से डिवीज़न करेंगे। देखो आप यहाँ 1 से शुरू हुआ था और 1 फिर से आ गया,
जब भी आप देखो कि कोई रिमाइंडर बचा या कहीं से डिवीज़न शुरू हुआ और वापस से वही चीज़ आ गई, तो आप समझ जाओ कि अब फिर से डिवीज़न वहीं से फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अब बार में जाहिर सी बात है 1 लेके जाना पड़ेगा, 1 लेके गए तो ये 7 आ जाएगा, फिर से यही सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी, 3 बचेगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से हम वही लेके जाएंगे, 3 4 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28, यहाँ पे फिर से बचेगा 2, आगे 20 आएगा फिर से। ये देखो आप सारी चीज़ें एक एक करके, यहाँ पे जैसे ही 1 आया, यहाँ वाला नंबर जैसे ही यहाँ आया, आगे सारी चीज़ें हमारी रिपीट होने लगी। आगे हम फिर से बार लेके जाएंगे, इधर 14 आएगा, फिर से 60, ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें रिपीट करने लगेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेयर है 142857 का, ये पूरा फिर से रिपीट कर जाएगा। ये हमारा जो पेयर है 142857 का, यही फिर से आ जाएगा 142857। तो हम कह सकते हैं ये पेयर ऑफ डिजिट 142857 यही बार बार आगे रिपीट करता जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बच्चों इस नंबर को हम लिखे कैसे? इनफाइनाइट तक नंबर हम लिख नहीं सकते, तो इस नंबर को लिखने का एक तरीका बनाया गया कि आपको जो पेयर ऑफ डिजिट रिपीट होता हुआ दिखे, आप उसके ऊपर बार लगा दो। बार का क्या मतलब है? उसके ऊपर एक लाइन बना दो, यानी इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0.14, यहाँ पे पॉइंट है 0.142857, और इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे, इसको हम पढ़ते हैं 0.142857 का बार। इसका मतलब है कि ये डिजिट बार बार आगे रिपीट करेगा। तो इस तरीके से हम रिपीटिंग नंबर्स को या इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं या फिर रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा था 2/3, 2/3, उसमें 6 बार बार रिपीट कर रहा था, उसको हम लिख सकते हैं 0.6, और 6 बार बार कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम 6 के ऊपर एक लाइन बना देंगे, इसको पढ़ेंगे 0.6 का बार। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब है कि ये जितने डिजिट के ऊपर लगा होगा, आगे वही पेयर फिर से रिपीट करेगा, आगे वही पेयर फिर से रिपीट करेगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, 2/9। टू बाई 9 देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है। 2 को हमें 9 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होगा, सिंपली 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। यहाँ तक तो सिंपल है। आगे देखते हैं, 9 2 जा 18, फिर से क्या बचा 2। फिर आगे हम देखेंगे तो 9 2 जा, यहाँ पे हम पहले 0 लेंगे, 9 2 जा 18, फिर से 2। अब अगर यहीं से ध्यान दो तो जहाँ से शुरुआत हुई वही वापस से नंबर आ गया। 2 से ही शुरुआत हुई और 2 ही वापस से आ गया रिमाइंडर में, यानी यही जो डिजिट आया यही बार बार रिपीट करेगा। 2 जो है यही बार बार रिपीट करेगा। आपको अगला 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बार लगाना चाहें, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? 2/9 है, इसको हम लिखेंगे 0.2 का बार, यानी ये जो 2 है ये बार बार रिपीट करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इन नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है और यहाँ पे बार का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उन्हें किस तरीके से बार में लिखेंगे हम। अब 3 और एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको सारे के सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो सके, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए बिल्कुल पूरी तरह से। तो हम 3 एग्जांपल ले रहे हैं और
पहला है हमारा 1/22, दूसरा है हमारा 1/24 और लास्ट है हमारा 1/27। इन 3 एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये जो रिपीटिंग नंबर्स हैं इन्हें किस तरह से लिखा जाता है। तो देख लेते हैं 1/22, 1 में हमें 22 का डिवीज़न करना है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि पहले बार नहीं जाएगा, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल हमने लगा दिया, यहाँ पे एक 0 हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी 10 है, यहाँ पे 22 है। अब फिर से आपको डेसिमल वाला 0 ये यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा, लेकिन 2 0 साथ में हम नहीं ले सकते, तो पहले यहाँ पे हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे एक और 0 ले सकते हैं। आप एक बार में एक प्लेस पर एक ही 0 ले सकते हैं। अगर आपको साथ में 2 0 लेने हैं तो आपको इधर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक और लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक और बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, बार जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे बचेगा 10 - 8 2, 9 - 8 1। तो ये आ गया बच्चों 12। हम एक 0 आसानी से ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बार जाएगा 5, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 + 1 11, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0 - 0 2 - 1 1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से 1 से, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एक 0 लेने के लिए 0 बढ़ाया था, 2 0 लेने के लिए एक 0 बढ़ाया था। ये 0 नहीं आएगा, लेकिन ये आगे के नंबर्स रिपीट करेंगे। कैसे मतलब, यहाँ पे हमें 10 मिल रहा है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 10 मिल रहा है, 0 - 0 2 - 1 1। एक 0 आसानी से हम ले सकते हैं, एक 0 हमने ले लिया। अब बार कितना जाएगा बच्चों 4, यहाँ से आ जाएगा 88। फिर हमारा बचेगा क्या 0 10 - 8 2, 9 - 8 1। फिर से हम एक 0 ले सकते हैं, 120 हो जाएगा, बार जाएगा 5। तो ये फिर से आ जाएगा 110, और यहाँ पे बचेगा 2 - 1 10। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ पे आया 100, यहाँ भी 100, और यहाँ पे 10 आया। आगे हम एक 0 बढ़ाएंगे, ये भी 100 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये 4 5 4 5 बार बार रिपीट करता हुआ जाएगा। आपको ध्यान देना 0 रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो रिमाइंडर्स हैं दोनों केस में 10 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे शुरुआत में क्या था 1 था। तो हमें यहाँ पे 2 0 लेना पड़ा, इसलिए यहाँ पे एक शुरुआत में 0 आ गया है। ये 0 रिपीट नहीं करेगा, लेकिन बार बार यहाँ पे 10 आ जा रहा है, उसलिए 0 नहीं, जबकि ये आगे के नंबर 4 5 4 5 ये रिपीट करता जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/22 को हम लिख सकते हैं 0.045 का बार। आपको ये बार 0 के ऊपर नहीं लाना है, केवल 4 5 ये रिपीट कर रहा है आगे, तो इसी के ऊपर ही बार लगाना है। अब आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो रही होंगी। 2 और एग्जांपल्स ये देख लेते हैं। 1/24, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1/24। तो 1 को 24 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों। यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। 10 में 24 का डिवीज़न हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, एक और 0 हम ले सकते हैं। अब बार देखते हैं कितना जाएगा, शायद 4 जाएगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 10 - 6 4। आगे एक 0 हम ले सकते हैं, बार 1 जाएगा, ये हो जाएगा 24, 10 - 4 6, 3 - 2 1। एक और 0 हम ले सकते हैं यहाँ पे। आगे हमारा बार जाएगा 6, तो यहाँ पे देखते हैं 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 + 2 14। तो ये हमारा आ जाएगा 10 - 4, ये हो जाएगा 6, और 5 - 4 ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आप देखें कि
यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया था 16 और यहाँ पे फिर से रिमाइंडर रिपीट किया है 16, तो इसके बीच में एक बार गया है, ये है 6, यानी यही 6 फिर से बार बार रिपीट करेगा। आपको ध्यान देना ये 3 नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ से सेम होना शुरू हुआ है, इसके ऊपर के नहीं, यहाँ से, तो इसके बीच में केवल एक ही बार गया है जो है 6 का, तो आगे 6 ही रिपीट करेगा। यहाँ पे आप 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से बार, ये 160 है तो आगे फिर से बार ये 6 ही जाएगा, ये 6 ऐसे बार बार रिपीट करता जाएगा। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से आप देखेंगे कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, कौन सा पेयर ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/24 इज इक्वल टू 0.0416 और इस 6 के ऊपर सिर्फ बार रहेगा, केवल यही नंबर रिपीट कर रहा है। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम रिपीटिंग नंबर्स देखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं 1/27 का। नेक्स्ट है हमारा बच्चों 1/27, तो 1 को 27 से डिवाइड करते हैं, सेम केस 0 पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में 27 का डिवीजन नहीं होगा तो एक और 0 बढ़ा के एक और 0 हम ले लेंगे। अब देखते हैं कितना बार जाता है। यहाँ पे बच्चों बार जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 + 2 8 1, 10 - 1 9, 9 - 8 1, एक हम 0 ले सकते हैं आसानी से। आगे बच्चों जाएगा बार 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 + 4 18, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 - 9 1। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारी शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी, 1 से। हमारी जो शुरुआत हुई थी ये 1 से हुई थी और यहाँ पे फिर से हमारा 1 रिपीट कर गया। तो 0 बच्चों 1 से शुरुआत हुई थी, 1 रिपीट हुआ है, तो इसके बीच में कितने बार गए हैं, यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ाया, पहले आगे 0 लेने के लिए, फिर 3 आया, फिर 7 आया, यानी ये तीनों के तीनों ही नंबर आगे रिपीट करेंगे। क्यों, पिछले केस में हमने देखा था कि शुरुआत तो 1 से हुई थी लेकिन बाद में हमारे रिमाइंडर कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे, हमें आगे फिर से 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं हो रही थी, वो 0 रिपीट नहीं कर रहा था। जबकि यहाँ पे 1 से ही शुरुआत हुई और 1 ही रिमाइंडर आया है, इसलिए ये 0 भी हमारा रिपीट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक 0 लेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल है तो एक 0 हम आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अभी भी बार नहीं जा रहा है। आप फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तभी अगला 0 लोगे, फिर बार जाएगा 3, फिर आगे जाएगा 7, फिर ऐसे ही धीरे धीरे रिपीट करता जाएगा। यहाँ पे 0 3 7 0 3 7 आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 1/27 = 0.037 और ये तीनों ही नंबर रिपीट कर रहे हैं तो इस तीनों के ऊपर बार लगेगा। तो इस तरीके से हम रिपीटिंग नंबर्स को लिखते हैं। आई होप कि अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से रिपीटिंग नंबर, रेशनल नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर या उसे कहें टर्मिनेटिंग नंबर समझ में आ गया होगा। तो इसे हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। इसको हम रफ कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो बच्चों 2 टाइप के रेशनल नंबर होंगे। जो हमारा पहला होगा वो होगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और हमारा जो दूसरा होगा
वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर। आई होप कि अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, या इसी को हम बोलते हैं रिपीटिंग रेशनल नंबर। यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको बिना डिवीजन के रेशनल टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की पहचान करनी है तो किस तरह से करेंगे, तो देख लेते हैं। उसका एक सिंपल तरीका है, आप उसे समझ लें। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवीजन। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर विदाउट डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन में। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं हमें दिया गया है एक नंबर 2/16, दूसरा नंबर दिया गया है 3/15 और एक और नंबर दिया गया है 8/28, या यहाँ पे लिख देते हैं 7/28। तो बच्चों आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टर आपको करने हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के ही आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। किस तरह से, यहाँ पे 2 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो इसे 2 को ऐसे रहने देंगे, लेकिन 16 हमारा प्राइम नंबर तो है नहीं, इसको फैक्टराइज करेंगे 16 को। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 4 बार आया है तो 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 4। अब बच्चों आपको देखना है इसे अगर ये ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है आपको उसे कर देना है। और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 है, केवल और केवल क्या है 2 और 5 है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर है तो वो रिपीटिंग होगा। यहाँ पे हम देखें केवल और केवल 2 है, 2 या 5 में से जरूरी नहीं है कि दोनों हों। अगर ये दोनों हैं, ये हो सकता है केवल 2 हो सकता है केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और उसके अलावा 2 और 5 के अलावा ही कोई आया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, कोई और प्राइम नंबर आया, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग या कहें रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 है तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 3/15। 3 है हमारा प्राइम नंबर, 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, और 15 को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 5 जा 5 1 जा, इसे हम ले सकते हैं 3 × 5। आप इसे कट करें तो ये हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको सिंप्लीफाई कर देना है, उसके बाद देखना है। तो 1/5, तो यहाँ पे 1/5 5 आया है केवल, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। 2 और 5 अगर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बुक में कई जगह आपको देखने को मिलता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 है तो वो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा,
उसके अलावा अगर कोई अदर प्राइम नंबर है तो वो हमारा रिपीटिंग होगा। बट यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है, आप केवल डायरेक्ट डिनोमिनेटर देखने लगेंगे। यहाँ पे आप देखें 15 में 3 है लेकिन ये ऊपर से कैंसिल हो जा रहा है, आप चाहे तो इसे डिवाइड कर के देख सकते हैं, ये हमारा टर्मिनेटिंग ही आएगा। जैसे अगर हम 3 को 15 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 0 डेसिमल लगा के हम 0 लेंगे, 15 2 जा 30, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। देखिए आप टर्मिनेटिंग हो गया यहाँ पे 3 होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि ये 3 ऊपर से कैंसिल हो जा रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिंप्लीफाई कर लेना है पहले, उसके बाद आपको नीचे डिनोमिनेटर को देखना है। आपको डायरेक्ट केवल डिनोमिनेटर नहीं देखना है, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 7/28। यहाँ पे 7/28 लिखा है। 7 हमारा प्राइम नंबर है, 28 को फैक्टराइज कर देते हैं। 2 1 जा 4 जा 2 7 जा 7 1 जा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन, ये 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 इंटू 7। अब यहाँ पे आप देखें तो 7 फिर से कैंसिल हो जा रहा है, 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 1/2 की पावर 2। सिर्फ और सिर्फ 2 आया है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या तो 2 आए या तो 5 आए, या तो 2 और 5 आए, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। अब आप बच्चों जैसे पावर के रूप में कई बार दिए जाते हैं नंबर्स, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। आपको देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, ऊपर है 2 3 5, नीचे है 2 5 और 7 भी है। अब अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिखे, आप ट्राई करो कि वो ऊपर से या न्यूमिनेटर से कैंसिल हो रहा है या नहीं। अगर वो कैंसिल हो गया पूरी तरह से तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो पूरा हमारा नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसिल नहीं हुआ तो वो रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 7 की बात करते हैं, 7 ऊपर कहीं से भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 7 है ही नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल दिया है, 3 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 11। अब ये एग्जांपल आपको दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखें ये 11 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो अब नीचे डिनोमिनेटर में केवल और केवल क्या बचा है, 2, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आई होप कि अब आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप क्वेश्चन सीट सेकंड सॉल्व करें। आप लोगों ने क्वेश्चन सीट फर्स्ट भी आई होप कि सॉल्व की होगी पहले लेक्चर के बाद। आपको सारे लेक्चर्स फ्री में हमारी वेबसाइट पर और क्वेश्चन सीट अवेलेबल होंगी, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।